ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स। आखिर बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं मेडिकल एथिक्स, उससे पहले ये थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस द ओल्डन एज इट इज बिलीव दैट द डॉक्टर नोज इट ऑल एंड ऑल्सो नो द बेस्ट। मीन्स पुराने समय में ये समझा जाता था, लोग ये सोचते थे कि डॉक्टर को सब कुछ आता है और डॉक्टर सब कुछ जानते हैं और वो भगवान है उनके लिए। अब अगर डॉक्टर गलती करता है तो डॉक्टर से गलती नहीं हुई है, भगवान से गलती हुई है। ठीक है, तो पहले डॉक्टर पे बहुत ज्यादा विश्वास था। तो पहले क्या होता था कि डॉक्टर कुछ भी गलत करता था, तो आज के जैसा ट्रेंड है कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है, मतलब उसके पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो डॉक्टर को पीटना शुरू कर देते हैं, या कुछ ऐसे डॉक्टर डिले करता है तो डॉक्टर को पीटना शुरू कर देते हैं। लाइक दैट पहले भी ऐसा माना जाता था कि जो डॉक्टर होता है वो कौन है, भगवान है, और भगवान अगर गलती कर रहा है तो भाई उसके पास नहीं जाना है, वो अच्छा नहीं है। और वहां पर भी ऐसे केसेस होते थे, लेकिन वहां पर मेडिकल एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर किसी डॉक्टर ने गलत कर दिया तो पूरे गांव वाले आ जाते थे कि चलो भाई इस डॉक्टर ने जानबूझ के मारा, क्योंकि भाई उनके लिए तो वो भगवान थे। ठीक है, अब भगवान गलती कर रहा है तो क्या होगा, जब हमारा किसी पे हम ट्रस्ट बना लेते हैं कि ये बंदा हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत सही करता है हमारे लिए, मैं भी इस पे बहुत विश्वास करता हूँ। अब आखिर किसी वजह से आपको पता चले कि इसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया तो क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, आप उसको बुरा भला कहेंगे, या फिर आप उससे बात करना छोड़ दोगे, या क्या करोगे, उसको सोचोगे कि अब मैं इसको मजा चखाऊंगा या मैं इसको मार दूंगा। ये सिचुएशन पहले होती थी। अब की डेट में समथिंग चेंज हुआ। आज की डेट में भी लोग डॉक्टर पे बहुत बिलीव करते हैं और ये जानते हैं कि अगर एक डॉक्टर को नहीं पता है तो दूसरा डॉक्टर बहुत कुछ जानता होगा। सीनियर डॉक्टर्स पे बहुत बिलीव करते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स एक तरह से भगवान की तरफ होते हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस है, तो जो काम जूनियर डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं वो काम सीनियर डॉक्टर ज़रूर अच्छे से अच्छा करेंगे। ठीक है, और आज की डेट में भी अगर बाय द वे फिर भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के ऊपर जो पब्लिक है वो मारने के लिए आ जाती है। लेकिन अभी क्योंकि मेडिकल एथिक्स है तो मेडिकल एथिक्स से क्या बेनिफिट हो रहा है कि यहाँ पर पेशेंट और डॉक्टर के बीच एक गाइडलाइन बनाई गई है कि अगर पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव या पेशेंट के घर वाले किसी डॉक्टर को मारते हैं तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग आज की डेट में हाथ छोड़ने से पहले 10 बार क्या 100 बार सोचते हैं कि हमें डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो कुछ हमारे लिए नुकसानदायक ना हो जाए। ऐसे ही डॉक्टर के लिए भी गाइडलाइन बनाई गई है कि डॉक्टर को भी पता चलता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया पेशेंट के साथ तो मेरा भी जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, मैं अपनी जॉब से हाथ धो सकता हूँ या मुझे जेल की सजा हो सकती है। तो मेडिकल एथिक्स की गाइडलाइन से क्या फायदा होता है, पेशेंट की भी सेफ्टी, साथ के साथ डॉक्टर्स की भी सेफ्टी। ठीक है, इवन मेडिकल स्टाफ, होल मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी। तो मेडिकल एथिक्स बहुत ही अच्छा इसमें रोल निभाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है, जो अभी तक मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन दीज इथिकल प्रिंसिपल गाइड फिजिशियन इन डिसीजन मेकिंग इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क स्पेशली। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या ऐड हुआ है आज की डेट में, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि मेडिकल एथिक्स की गाइडलाइन से क्या होता है, प्रिवेंशन होता है, सेफ्टी होती है पेशेंट की भी और डॉक्टर की भी। डॉक्टर ये समझता है कि भाई मुझे जो उसको मेडिकल एथिक्स की गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो क्या सोचता है कि मैं कैसे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देके अपने पेशेंट को सही कर सकूं बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, कोई लड़ाई झगड़े के, और कैसे मैं पेशेंट को भी, पेशेंट के अटेंडेंट को भी, साथ के साथ पेशेंट के साथ जो रिलेटिव हैं उनको सेटिस्फाई कर सकूं। ऐसे ही पेशेंट क्या सोचता है, पेशेंट को भी पता है कि अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो वो भी क्या करता है, वो भी ये सोचता है कि भाई मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ये डॉक्टर, कोई भी पेशेंट ऐसे नहीं जाता, वो कहीं से सुनता है कि भाई वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। या फिर आपने अपने घर में ही देखा होगा कि कोई बीमार पड़ जाए तो आप किसी ना किसी से सलाह लेते हैं कि भाई मेरे पेशेंट को ये हो गया है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है। फिर आपको कोई सजेस्ट करता है कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है तो आप इसके पास चले जाओ। और अगर नहीं भी पता है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप रिसेप्शन वाले से बोलते हैं कि मेरे पेशेंट को ये है तो किस डॉक्टर को दिखाना है, तो वो रिसेप्शनिस्ट खुद ही आपको बता देगा कि भाई आपको इस रूम में जाओ, वहाँ पे आपके पेशेंट को जो भी परेशानी है उसका इलाज
मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अब चेंजेस कहाँ पर आ गए, पहले यहाँ पे सेफ्टी नहीं थी, आज की डेट में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो बाकायदा लॉ एंड जस्टिस हैं, बाकायदा मेडिकल एथिक्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दोनों के लिए लॉ एंड जस्टिस बनाए गए हैं, चाहे वो पेशेंट हो या डॉक्टर हो, जो भी गलत होगा उसको क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। नाउ अगर हम बात करते हैं मेडिकल एथिक्स के प्रिंसिपल की, हमने पहले भी पढ़े हैं, 4 प्रिंसिपल बेसिक हैं जिन पे होल मेडिकल एथिक्स टिका हुआ है। जैसे रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, जो कि ये बताता है गिविंग द पेशेंट द फ्रीडम ऑफ चूज ऑफ फ्रीली, मतलब पेशेंट को आप फ्रीली करिए कि आपने जो भी, कोई भी फिजिशियन अगर किसी भी पेशेंट को कुछ भी बताता है, बोलता है कि भाई आपके पेशेंट को, मानिए किसी पेशेंट को वो बोलता है कैंसर होगा, कैंसर हो गया है और आपके पेशेंट की कीमोथेरेपी चलेगी। अब जो पेशेंट का अटेंडेंट या पेशेंट कीमोथेरेपी कराता है या नहीं कराता है, ये बिल्कुल फ्री है इस सोच के लिए, पेशेंट भी और पेशेंट का अटेंडेंट भी, कि भाई उसको कीमोथेरेपी करानी है या नहीं करानी है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी फिजिशियन है उसको क्या करना है, पेशेंट के जजमेंट का या पेशेंट के डिसीजन का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। साथ के साथ बेनिफिशियंस का मतलब क्या है कि जितना हो सके अच्छे से अच्छा करना है। नॉन मालफियंसी क्या है कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी फिजिशियन, कोई भी स्टाफ किसी भी पेशेंट को हार्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, जस्टिस। जस्टिस क्या है, एंश्योरिंग करता है फेयरनेस को, मतलब सेफ्टी को, और जस्टिस के थ्रू ये पता चलता है कि अगर पेशेंट ने गड़बड़ी किया तो भाई पेशेंट को सजा मिलेगी, और यदि डॉक्टर ने गड़बड़ी की है तो डॉक्टर को सजा मिलेगी, ठीक है। अब इनके थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आपने पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा, जिसमें बताया गया था कि एथिक्स को हम 4 पिलर होते हैं एथिक्स के, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऑटोनॉमी, नॉन मालफेंसी, फिर आता है बेनिफिसेंस एंड फिर आता है जस्टिस। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, बेनिफिसेंस को पढ़ते हैं। आखिर इसमें होता क्या है, ये क्या है, द फर्स्ट प्रिंसिपल है। बेनिफिशियंस क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, डिमांड दैट फिजिशियन प्रोवाइड केयर दैट बेनिफिट द पेशेंट। ये क्या डिमांड करता है, बेनिफिशियंस जो प्रिंसिपल है ये डिमांड करता है कि भाई जो फिजिशियन है वो पेशेंट को ऐसी केयर प्रोवाइड करे जिससे पेशेंट को फायदा हो, ठीक है। मानिए कि कोई भी पेशेंट आया और डॉक्टर के पास और उसको फीवर है, ठीक है। अब डॉक्टर उसको बहुत महंगी महंगी दवाई लिख देता है, बोलता है कि तुम ये करो वो करो। अगर आपको पता हो कि कभी भी आपको अगर फीवर है और आपको डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि तुम ये दवाई लो, हाँ हाई पावर की दवाई दी और बोला कि तुम इसे खा लो तो तुम्हारा बुखार चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हाई टेम्परेचर होता है डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम ये दवाई खा लो, ये बात कौन बोलेगा, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हाई फीवर में अगर आप फीवर की मेडिसिन लेंगे हाई डोज वाली, तो क्या हो जाएगा, आपकी किडनी पर और हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी हमें इस टाइप के डॉक्टर से हमेशा दूर बचना चाहिए। तो ये डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि भाई वो पेशेंट को सजेस्ट करे कि तुमको हाई फीवर है, पहले आप पट्टियों से अपने फीवर को थोड़ा डाउन करिए, इसके बाद वो क्या देगा, लो पावर की फीवर की मेडिसिन देगा, फिर बोलेगा कि जब ये खा लें इसके बाद ये मेडिसिन खाओ, तब वो प्रॉपर उसको ठीक कर पाएगा। अगर डॉक्टर पहले से उसको हाई पावर की मेडिसिन हाई फीवर में दे देगा, पेशेंट की तो ऐसे ही हालत खराब हो जाएगी। तो मेडिकल एथिक्स का जो बेनिफिशियंस है ये क्या बताता है कि भाई जो भी फिजिशियन है वो पेशेंट को ऐसा ट्रीट करे कि पेशेंट के लिए वो बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो। देन क्या बता रहा है, दिस प्रिंसिपल में सीन सेल्फ एविडेंट अंटिल रिमेंबर दैट many potential conflict of interest can influence medical decision. For example, parents of children may face tragic choice about the supported sick child whose survival could endanger the economic and physiological integrity the rest of their family. देन क्या बता रहा है, अदर कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व डॉक्टर स्पेशली दोज इन ए फी फॉर सर्विस सिस्टम
who benefit financially from providing service that promise only marginal if any additional benefit। देखो अब ये बेनिफिट में एक चीज बता रहा है कि कहाँ पर बेनिफिशिएंट के लिए क्यों बोला गया है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कहीं जाते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कोई पेरेंट माता पिता हैं और वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास वो अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं और वो बच्चे की बचने की कंडीशन क्या है, कम है। और ऐसी कंडीशन में उसके माता पिता डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर को बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब देखिए कि इस बच्चे को क्या हुआ। तो डॉक्टर बोल रहा है कि भाई इसको मान लीजिए कि निमोनिया हो गया। निमोनिया भी दो तरह का होता है, एक होता है जिसमें कि बचने के चांसेस, इलाज वगैरह करा के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा निमोनिया क्या होता है, दूसरा निमोनिया वो होता है कि अभी डिटेक्ट हुआ और सुबह तक पेशेंट के बचने के चांसेस ना के बराबर, इवन पेशेंट एक्सपायर भी हो जाता है। तो जब इस तरीके की कोई भी, मैं ये नहीं कह रही कि उस बच्चे को निमोनिया ही हुआ है, कोई भी XYZ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि देखिए, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि देखो इसको ये हुआ है, बहुत डेंजर है और पता नहीं आपका बच्चा बचे या ना बचे, आप इतने पैसे जमा करा दीजिए, इतना खर्चा होगा तो आप कर दीजिए। अब आपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, हम तो बहुत गरीब फैमिली से हैं, आप ऐसा करिए कि कम से कम में ऐसी कोई इलाज बताओ कि मेरे बच्चे का इलाज भी हो जाए और मुझे ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब डॉक्टर बोलेगा कि हाँ चलो अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं कि तुम मेरा नाम ले देना, तो तुम हम मेरे नाम से तुम्हें थोड़ा सा वो ये थोड़ा सा मतलब ये हो जाएगा कि तुम्हारा जो अमाउंट है कम हो जाएगा। लेकिन उस पर्सन के पास उतने भी पैसे नहीं है, ठीक है। अब ये जो पेरेंट्स हैं ये किस वजह से अपने बच्चे को खोएंगे, इस वजह से खोएंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो जो मेडिकल एथिक्स की जो गाइडलाइंस हैं जो कि बेनिफिशिएंट के अंदर आती हैं, वो क्या बोलती हैं कि अगर कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माता पिता या कोई भी ऐसा पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट जो भी इस टाइप के पेशेंट को लेकर आता है और कोई भी फिजिशियन अगर इकोनॉमिकली बोल के कि भाई आप इकोनॉमिकली पुअर है इसलिए आप अपने पेशेंट को ले जाओ और ऐसे नहीं हो सकता, ये चीज़ गलत है, ठीक है। आज के हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि BPL फैमिली का इलाज होता है। अगर आप अपने हॉस्पिटल में नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा हॉस्पिटल उसे सजेस्ट करिए जिससे कि वो अपने पेशेंट का इलाज करवा पाए बिना पैसे के। आप पैसे की वजह से या किसी अदर वजह से किसी पेशेंट की जान नहीं ले सकते। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे भी करके उस पेशेंट की जान बच जाए, चाहे उसमें पैसे की ज़रूरत हो या फिर अदर किसी चीज़ की जरूरत हो। जैसे मानिए ट्रांसप्लांट वगैरह की जरूरत है तो आप उसे सरकारी हॉस्पिटल में भेजिए जहां पे ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं। तो बेनिफिशिएंट का मतलब मेन क्या है, बेनिफिशिएंट क्या बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या फिजिशियन है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे वो अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन मालफिशिएंस। नॉन मालफिशिएंस बिल्कुल अपोजिट है किसका, बेनिफिशिएंस का। कैसे अपोजिट है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस नोशन डॉक्टर्स हैव ए ड्यूटी टू अवॉइड हार्मिंग पेशेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स की ये ड्यूटी है कि डॉक्टर पेशेंट को हार्म करना या नुकसान करना अवॉइड करें, ठीक है। The idea may seem obvious but practical application involve considerable complexity। अब ये आइडिया जो है ना, ये जो नॉन मालफेंसी का आइडिया जो है, मतलब अगर हम बात करें कि जैसे कि हम हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं और इस तरीके के आइडिया को पढ़ेंगे कि अरे ये मेडिकल एथिक्स में ऐसा क्यों दिया गया, कौन अपने पेशेंट को जानबूझ के नुकसान पहुंचाता है, तो ये हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली, इसलिए इसको बनाया गया है कि नहीं, डॉक्टर जानबूझ के किसी भी पेशेंट को या कोई भी हेल्थ वर्कर किसी भी पेशेंट को जानबूझ के हार्म नहीं कर सकता। यहाँ पे एक चीज दी हुई है एग्जाम्पल में, व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन फॉर डेस्परेटली इल इन्फेंट विद ए डायफ्रामेटिक हर्निया मस्ट कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट द technology will extended life of the baby only be several days but may cause discomfort to implement and maintain. Long term benefit will accurate to balance the burden of the procedure. Other treatment have no or little likelihood to producing a cure of substantial life and prolongation. टोटल मिला के अगर मैं इसका आपको
ये बताऊं सर, तो इसमें कंक्लूजन क्या बता रहा है इस एग्जाम्पल में कि मान लेते हैं कोई भी बच्चा, एक ऐसा देखा गया कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आपने देखे होंगे बोलते हैं कि आपके अपने किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है। तो हमारे घर का कोई पेशेंट है या आपके घर का कोई पेशेंट है, तो आप क्या कहीं हॉस्पिटल में लेके जाते हो तो आप क्या बोलते हैं, आस है तो सांस है, ठीक है। मतलब होप तो रखनी पड़ेगी, होप में कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं कई बार आपको कि भाई ये पेशेंट बचेगा नहीं, आप एक काम करो अपने घर ले जाओ, जो भी सेवा वगैरह कर सकते हो कर लो, ठीक है। ऐसा ही केस यहाँ पर दिखाया गया है कि एक पेशेंट है, छोटा बच्चा है, उसको डायफ्राम का हर्निया हो गया है, डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया है और वो आईसीयू में है और उसको क्या लग रहा है, ऑक्सीजन पर है, ठीक है। अब डॉक्टर क्या बोल रहा है कि आप इसमें इतना टाइम, ये ठीक नहीं होगा, आप इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं और पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये नेग्लिजेंसी है। डॉक्टर उस पेशेंट को जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, वो कोशिश तो कर ही सकता है ना। ये नॉन मालफियेंसी ऐसे ही केसों के लिए बनाई गई है कि डॉक्टर या कोई भी मेडिकल स्टाफ इस चीज को, कितना भी पेशेंट बीमार क्यों ना हो, डॉक्टर नेग्लेक्ट या अवॉइड नहीं कर सकता। टाइम लग रहा है, लगाओ, अच्छा ट्रीटमेंट अगर टाइम लेते हुए दे रहे हो और वो बचने के अगर 1% भी, इवन 0.1% भी चांसेस हैं, तो ये फिजिशियन की ड्यूटी बनती है कि वो पेशेंट को वो टाइम लगाते हुए ठीक करे, वो अपनी कोशिश करे, ना कि अवॉइड करे कि नहीं भाई ये पेशेंट बचेगा नहीं, मैं तो इसको फालतू में दवाई वगैरह और पैसा वगैरह खर्च करवा रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं ऑटोनॉमी पे। ऑटोनॉमी के बारे में जैसा पहले भी पढ़ा था, when considering which medical treatment will be best help a patient and what harms to avoid, a natural question arises whose perspective should be used. The principle of autonomy suggests that we must be respect individual human differences. To extent possible, person should decide for themselves what is their own best interest. In pediatrics, responding autonomy can present difficult question about when children develop a capacity and independence to accept or refuse recommended treatment. अब देखो यहाँ पर ये पूरा जो लाइन है ऑटोनॉमी में, ये क्या कह रही है कि किसी भी फिजिशियन के पास कोई डॉक्टर आया, मान लीजिए कोई बच्चे को ही लेकर आ रहा है, अब वो फिजिशियन बोल रहा है कि ये ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सर ये ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर हम बहुत दूर से आते हैं, तो आप ऐसा करिए कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट बता दीजिए कि हम वहीं पे करा लें वहाँ के डॉक्टर पे, या फिर आप रेफ़र कर दीजिए किसी हम जहाँ रहते हैं वहाँ के डॉक्टर के लिए, तो हम वहाँ पे उन डॉक्टर से अपना इलाज करा लें, या फिर कुछ पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। लेकिन डॉक्टर अपने आप पे अड़ जाए, कोई डॉक्टर जैसे होते हैं कि नहीं नहीं अगर आपको इलाज कराना है तो यहीं रह के कराओ, मैं वहाँ के लिए कोई डॉक्टर नहीं है मेरी जानकारी में। या फिर ऐसा हो जाए कि भाई उसके पास पैसे कम है, तो डॉक्टर बोले कि इसमें तो इतना पैसा खर्च होगा ही होगा, आपको इलाज कराना है तो कराओ, नहीं है तो किसी और डॉक्टर को दिखाओ। तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ऑटोनॉमी क्या कहती है कि आप पेशेंट को फ्री करें, आप पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट को फ्री करें उसके डिसीजन के लिए, कि देखिए अगर बिल्कुल चांसेस नहीं है तो फिजिशियन की मजबूरी है, लेकिन अगर 2 ऑप्शन के बाद तीसरा ऑप्शन अगर कोई चीप है, अगर कोई इकोनॉमिकली कोई ऐसा ट्रीटमेंट है, इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम है और उसके पास डॉक्टर के पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो इकोनॉमिकली सुटेबल है पेशेंट के लिए, तो वो उसको एडवाइस करना चाहिए। दूसरी चीज़, मान लीजिए दूसरा केस क्या आता है कि भाई डॉक्टर जो भी पेशेंट है उसके साथ वाले बहुत दूर से आए हैं, ठीक है, और वो वहाँ पर अपना खर्चा वगैरह पेशेंट के साथ रह के अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सभी फिजिशियन की ड्यूटी बनती है कि वो जहाँ पर भी रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई उनके जानकारी का कोई डॉक्टर अच्छा है तो वो उसको रेफर करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट के डिसीजन की डिसरेस्पेक्ट करें और बोलें कि नहीं नहीं तुमको यहीं पे इलाज कराना पड़ेगा चाहे पैसे हो या ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट को, पेशेंट के अटेंडेंट को उनकी थिंक के अकॉर्डिंग फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा, जस्टिस। द 4th प्रिंसिपल है ये बेसिक मेडिकल एथिक्स का। ये क्या बोल रहा है, जस्टिस प्रोवाइड सम ऑफ द मोस्ट
प्रेसिंग एंड चैलेंजिंग डायलेमा ऑफ मॉडर्न मेडिकल केयर। ये जो जस्टिस का ये जो फोर्थ प्रिंसिपल है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विरोधाभास पैदा करता है आजकल के मेडिकल केयर में। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ही दिनों बाद, एक एक दो दो महीने बाद ही क्या होता है, कोई भी पेशेंट का अटेंड या पेशेंट जो है डॉक्टर को मार देता है, पिटाई कर देगा या मेडिकल स्टाफ की पिटाई कर देगा और हड़ताल हो जाती है कि नहीं। ये देखने को बहुत ज्यादा मिलता होगा। तो अब भाई ये सब हो रहा है। अब ये अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बने रहेंगे, जैसे कि मानिए कि किसी डॉक्टर को मार दिया, डॉक्टर चले गए हड़ताल पे, अब डॉक्टर हड़ताल पे ही रहेंगे तो जो पेशेंट आए उनका इलाज कौन करेगा? एक पेशेंट की वजह से सभी पेशेंट तो सफर नहीं कर सकते ना। तो इन कन्फ्लिक्ट का जो रेजोल्यूशन है, जो इन कन्फ्लिक्ट का जो सॉल्व करने का जो आइडिया है, वो कौन प्रोवाइड कराता है? जस्टिस। अब इन चीजों के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कोर्ट में। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अब आगे ये क्या बोल रहा है? पुट सिंपली दिस प्रिंसिपल एक्सॉर्ट अस टू यूज अवर सर्विस फेयरली। दैट इज, मतलब ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि भाई जो भी सर्विस है वो अच्छी तरीके से डिलीवर हो, अवॉइड करें और रिजेक्ट करें ऐसे डिसीजन को जो कि पेशेंट के लिए इररिलेवेंट हो, पेशेंट की जान पे बनाए। क्योंकि मेडिकल एथिक्स सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहा है वो किस पे कर रहा है? पेशेंट की सेफ्टी पर और केयर पे। अब मान लीजिए जो भी पेशेंट के साथ आ रहे हैं या पेशेंट के अटेंडेंट हैं या पेशेंट के रिलेटिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो ना, मानिए किसी को दौड़े पड़ जाते हैं और वो बोलते हैं चप्पल सूंघा दो, चप्पल सूंघा दो, ये ठीक हो जाएगा, चमड़े की चप्पल सूंघा दो। आपको उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई वो मेडिकल में नहीं है, आप मेडिकल में। अगर उसको दौड़े वगैरह पड़ रहे हैं तो आपको ज्यादा पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप पेशेंट की ना सुने, चाहे पेशेंट का अटेंडेंट मारे या कुछ भी करे, पहले आपकी ये ड्यूटी बनती है कि पहले आप पेशेंट को बचाएं, उसके बाद सोचे कि अब मुझे अब कैसे जस्टिस लेना है, ठीक है। देन वो क्या बोल रहा है? First member of our society seem have great deal of difficulty agreeing on what constitute just or fair allocation medical resources. Second, we have not yet decided exactly how consideration of justice should affect the medical care system. Medical goods can be distributed assuming that everyone can have everything according to a number of different scheme based on the likelihood success by some of the definition of need as a reward by equal share by random assignment until the good run out. अब देखो यहाँ पर सबसे मेन बात क्या बोली जा रही है कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो पेशेंट का अटेंडेंट हो या रिलेटिव हो, हर पर्सन की अपनी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी होती है। पहले क्या होता था? पहले इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी कि कोई भी मेडिकल स्टाफ को मार के चला जाता था और उन्हें समझ में नहीं आता था कि यार आखिर हमने मतलब ऐसा मतलब क्या किया जानबूझ के जो कि हम लोगों की कोई पिटाई करके चला गया। और तब ऐसे कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होते थे, बहुत ज़्यादा डायलेमा बनते थे। उसकी वजह से वो क्या होता है ना, एक विश्वास होता है। जैसे पेशेंट डॉक्टर पे विश्वास करता है, वैसे ही डॉक्टर भी पेशेंट पे विश्वास करता है कि हमारा अच्छा पेशेंट है, कल को कुछ ऐसा हमने इन्फॉर्म कर ही दिया, कल को कुछ ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आपने इन्फॉर्म कर दिया और कल को कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, फिर भी वो पेशेंट का अटेंडेंट कुछ बोल रहा है तो कैसा लगेगा? विरोधाभास वाली चीजें आएंगी ना। तो यहीं पे ये सब चीजों को देखते ही हुए कोर्ट ने क्या किया कि भाई सबकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, जस्टिस है, सबको सक्सेस होने का मतलब सबको लाइफ में सफलता पाने का हक है, सब अपनी तरह से मेहनत करते हैं, सबका एक अपना गोल होता है, सबको एक अच्छी लाइफ जीने का हक है। इन सबको सोचते हुए ये जस्टिस का जो प्रिंसिपल था मेडिकल एथिक्स में जोड़ा गया, जिससे कि कल को चाहे डॉक्टर हो, मीन्स कोई फिजिशियन या हेल्थ वर्कर हो, या फिर कौन हो, पेशेंट हो, कहीं से भी गड़बड़ी हो तो यहाँ पे इस तरीके के कन्फ्लिक्ट को जस्टिस के थ्रू या लॉ के थ्रू सुलझाया जाए, जिससे कि
कोई भी चीज़ मतलब मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड या हेल्थ केयर प्रोफेशनल में कोई भी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू बंद ना हो, स्टॉप ना हो, क्योंकि हम एक पर्सन के लिए सभी पर्सन की लाइफ को दांव पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे मेडिकल एथिक्स के प्रिंसिपल। इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई पीडियाट्रिक का कोई डॉक्टर है, मतलब बच्चों का कोई डॉक्टर है, और मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को निमोनिया जैसी चीज़ें बहुत होती हैं। अब ये जो निमोनिया जैसी जो डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है, बच्चे का बचना भी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर इन्फॉर्म भी कर रहा है, और अब देखो सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिक्स डॉक्टर क्यों पिटते हैं, क्योंकि निमोनिया मैंने आपको बताया 2 तरह का होता है, एक में बच जाता है, एक में नहीं बचता। अगर ऐसा वाला निमोनिया है जिसमें बच्चे के बचने के चांसेस ना के बराबर है और वो बच्चा मान लीजिए एक्सपायर्ड भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पीडियाट्रिक डॉक्टर्स पिटते हैं। तो अब देखिए बता भी दिया है, उसके बाद भी अगर इंसान ऐसा कर रहा है तो किसकी गलती है? डॉक्टर की गलती है जो वो इलाज कर रहा है। वो तो मेडिकल एथिक्स के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि भाई अगर 1% भी होप है तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर पेशेंट के अटेंडेंट उस डॉक्टर को मार रहे हैं तो ये क्या है? डॉक्टर की भी तो अपनी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ डिग्निटी है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब कॉन्फ्लिक्ट को अब क्या करेगा? डॉक्टर बैठ जाएगा कि लो भाई अब मैं अदर पेशेंट का इलाज नहीं कर रहा, अदर बच्चों का इलाज नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए मेडिकल एथिक्स में एक प्रिंसिपल जोड़ा गया जिसे हम जस्टिस के नाम से जानते हैं, जिससे कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों की सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी, सक्सेस बनी रहे। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड अदर टॉपिक्स को लेकर आएंगे। थैंक यू।